प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका बीए बीएड द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन क्लास के अंदर। हमारी जो पाठ्य पुस्तक प्रथम पाठ्य पुस्तक है रीतिकालीन काव्य और हिंदी साहित्य के अंदर रीतिकालीन काव्य का हम लोग अध्ययन कर रहे थे और अध्ययन करने के साथ साथ हमने उसके नामकरण को पढ़ा। नामकरण के साथ साथ अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मतभेद रखे और उनकी समय सीमा का वर्णन किया और उसी दौरान हमारा जो बिंदु चल रहा था वो रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ। तो रीतिकाल की प्रवृत्तियों में हम लोगों ने कल 2-3 प्रवृत्तियों को पढ़ा कि उस रीतिकाल की प्रवृत्तियों के अंदर जो युग प्रतिबिंब है और युग प्रतिबिंब के साथ साथ उस युग के दौरान जिस तरह से देखा जाए तो जो रीतिकाल है वो अपने आप में एक तरह से श्रृंगार का कह सकते हैं कि श्रृंगार काल या अलंकृत काल, कला काल कह सकते हैं। अलग अलग कलावंतों को बुलाया जाता था। यहाँ के जो शासक हुआ करते थे वो शासक भी कला प्रेमी थे, ठीक है, और वो भी कला का सम्मान किया करते थे। तो इसी क्रम में हम लोगों ने पढ़ा कि जो युग प्रतिबिंब उसके साथ साथ यहाँ आचार्यता बनने की होड़ थी, चमत्कार की जो प्रवृत्ति है वो देखने को मिली। उसके साथ साथ श्रृंगार रस की प्रधानता रही, क्योंकि जो रीतिकालीन रचनाएं हैं या कविताएं कहें या अलंकार या छंद कहें तो उनके अंदर जो श्रृंगार रस है, रसराज श्रृंगार है, उसके अंदर उनकी जो कविताएं हैं वो अधिक देखने को मिली, क्योंकि परिपाटी चल रही थी, एक दूसरे की देखा देखी और खुद को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास किया जा रहा था और एक तरह से चमत्कार की जो प्रवृत्ति वो देखने को मिली। तो इसी क्रम में अगला जो बिंदु है वो हमारा वो है कला की प्रधानता। जिस तरह से कला की प्रधानता अर्थात कोई भी काल रहा हो उस काल के अंदर जो उसका कला पक्ष होता है वो कला पक्ष अपने आप में विशेष मायने रखता है, क्योंकि एक रचना चाहे कोई भी पद पढ़ो आप, उस पद का आप एक तो भावार्थ पढ़ते हो, ठीक है, और एक उसका कला पक्ष पढ़ते हो, एक भाव पक्ष और एक कला पक्ष। तो भाव पक्ष का तो उसका भावार्थ निकल गया, उसका सरलार्थ निकल गया कि अमुक पंक्तियों के अंदर या अमुक पद के अंदर किस तरह के जो भाव वो रखे गए हैं, क्या जो चीज है वो बताने का प्रयास किया जा रहा है। किंतु उन्हीं पंक्तियों के अंदर उन्हीं उसी पद के अंदर कला पक्ष क्या है? कला पक्ष का मतलब उस रचना के अंदर, उस पद के अंदर उसकी भाषा कैसी है, ठीक है, उसकी भाषा कैसी है, बोलने की शैली कैसी है, उसके बाद उसमें कैसा अलंकार है, उसके बाद उसमें कैसा छंद है, ठीक है, उसके बाद उसमें कैसे शब्द हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो आती हैं कला पक्ष के अंतर्गत। अब वैसे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस रीतिकाल का जो नाम है या इसकी जो समय सीमा है वो 1700 से लेकर के और 1900 तक की रखी। यहाँ एक विद्वान और हुए और उन विद्वान के अनुसार है जिनका नाम डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल है। ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इधर तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लेकिन उन्हीं से मिलता जुलता एक नाम है आचार्य डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने इस का जो नाम है वो कला काल रखा। इस काल का नाम है कला काल रखा। हालांकि रीतिकाल के लिए कहा जाता है कि रीतिकाल अपने आप में एक तरह से श्रृंगार और जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने उनको अलंकृत कह दिया, ठीक है। तो ये जो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल जी हैं वो इनको एक इसका जो नाम है वो कला काल रखते हैं, क्योंकि इसमें जो पंक्तियां थी या जो रचना थी उसमें क्या भाव है, क्या भाषा है, या उसमें सर्वत्र एक शिष्ट कलात्मकता दिखाई देती है। कहने का मतलब उस रचना के अंदर जो कला पक्ष की दृष्टि से देखें, व्याकरण की दृष्टि से देखें तो उसमें क्या है कि एक शिष्टता, ठीक है, एक व्यवस्थित जो रूप है वो हमें देखने को मिलता है। इसी के चलते आगे वो कहते हैं कि इसमें अलंकारों की प्रधानता है। ये जो युग रहा, इस युग की रचनाओं के अंदर अलंकारों की प्रधानता है। स्वाभाविक सी बात है, होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि इस काल का जो नाम है वो अलंकृत काल भी तो रखा गया है। तो अलंकार अपने आप में
किसी चीज को जिस तरह से अल अर्थात आभूषण, कार मतलब उसको धारण करने वाला, तो जिस तरह से मनुष्य शरीर की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, उसी तरह से काव्य की जो शोभा है वो अलंकार से बढ़ती है। और उसमें दिखाया गया कि अलंकार प्रधानता इस युग की प्रधान गुण रहा। जो मुख्य बात कहें, मुख्य गुण है, हालांकि गुण एक अलग बिंदु है, और लेकिन यहाँ पंक्ति के हिसाब से वो कहते हैं कि अलंकारों की प्रधानता इस युग का प्रधान गुण है वो रहा। प्रधान गुण का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति के अंदर जैसे कोई विशेष गुण होता है, जैसे कोई शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट होता है, कोई बौद्धिक रूप से एक तरह से परिपक्व होता है, कोई विवेकशील होता है, कोई मतलब स्वाभिमानी होता है। तो इस चीज को लेकर के वैसे देखा जाए तो जिस तरह से मनुष्य के अंदर अपने अलग अलग गुण होते हैं, ठीक है, तो वैसे ही वो बताते हैं कि यहाँ भी अलंकारों की जो प्रधानता रही तो वो इस युग का एक प्रधान गुण रहा। उसकी खातिर वो कहते हैं कि इसमें एक एक छंद में अलंकारों की अधिकता का जो प्रमाण है वो देखने को मिला। और उसके साथ साथ कवि जो यहाँ थे वो एक तरह से चमत्कार पर अधिक विश्वास करते थे। कहने का मतलब चमत्कार की जो प्रवृत्ति है उसमें जो अधिक जो है विश्वास करते थे। जिस तरह से अलंकारों में देखा जाए तो जो श्लेष अलंकार है, तो श्लेष अलंकार के अंदर क्या होता है कि एक ही शब्द होगा और उसका चमत्कारिक ढंग से और उसका अलग अलग अर्थ निकले। जिस तरह से पानी गए न उबरे मोती मानस चून, या बलियारी नरकूप की कुंडबिन बूंद ना देई। तो ये जो पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों में जो श्लेष का अपना एक चमत्कारिक ढंग से अर्थ का निकलना, तो इसी तरह से यहाँ बताया गया कि यहाँ अलंकारों की प्रधानता थी। अलंकारों की प्रधानता के तो अभी हम लोग उसके ऊपर भी प्रकाश डालेंगे। अलंकारों में जिस तरह से तीन प्रकार के अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, रूपी अलंकार, उनके अपने अपने भेद, अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, भ्रांतिमान है, ठीक है, अतिशयोक्ति, विभावना। तो ये सारी की सारी जो अलंकार है उनमें देखने को मिला। और उस समय के जो रचनाकार थे, विशेष करके केशव केशव जी, ठीक है, और केशव जो एक तरह से कठिन प्रेत आत्मा के कवि, प्रेत काव्य के कवि मान लो आप। प्रेत काव्य के कवि कहने का मतलब उनके जो रचनाएं थी उनमें जटिलता थी, और वो चमत्कारिक प्रवृत्ति से उसका जो अर्थ है वो निकालने की खातिर रहा करते थे। तो इस तरह से उनमें देखा जाए तो इस दौरान यहाँ अलंकारों की अधिकता रही और चमत्कार की के ऊपर ये जो कवि अधिक विश्वास करते थे। साथ ही बताया जाता है कि इस दौरान रीतिकालीन जो काव्य है उसमें कोमलकांत पदावली अर्थात जो पद थे वो कोमल भाव से पढ़ने वाले, शब्दों का सार्थक प्रयोग किया जाता था उपयुक्त रूप से, ठीक है, मुहावरे और कहावतों का भी सशक्त प्रयोग इस काल में देखने को मिला। जैसा हम लोग थोड़ा सा और इसमें प्रकाश डालेंगे, जैसे बताया ना, बिहारी की दोहे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर, अर्थात अल्प शब्दों के अंदर अपनी बात को विस्तृत ढंग से कह देना, सरल से शब्दों में, ठीक है, और उसका एक, या जिस तरह से ये कहें कि गागर में सागर भरने का जो काम है, ठीक है, तो ऐसा जो भाव है वो उसमें देखने को मिला। आगे वो कहते हैं अलंकारों का माफ करना, जैसे हम लोग पढ़ ही रहे थे कि बिहारी के जो अलंकार हैं उन अलंकारों में भी चमत्कार चमत्कार ने उनके जो दोहे हैं उनमें देखने को मिले। नावक और तीर के से सिद्ध कर दिया। कहने का मतलब छोटी सी बात को और बड़ी बात को छोटे से शब्दों में कह करके, ठीक है, तो इन्होंने बताने का प्रयास किया। अलंकारों का वर्णन करें तो अलंकारों का वर्णन के अंतर्गत अलंकार, जिस तरह से जब अलंकार वाला बिंदु आएगा तो हम इसको अच्छे से और व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे। तो बताया जाता है कि भाषा को कलात्मक रूप देकर निखारना जिसकी तुलना नहीं हो सकती। मतलब किसी चीज को जिस तरह से कहें कि उसकी एक तरह से निकासीकारी करनी, जिस तरह से जो आभूषण है, आभूषण जो स्वर्णकार होता है तो वो स्वर्णकार क्या है कि उसको अच्छा सा ताप दे करके उसको एक अच्छा सा एक तरह से सांचे में डाल करके और एक अच्छा सा रूप दे देता है। उसी प्रकार यहाँ जो रचनाकार हैं तो उन रचनाकारों की खातिर बताया जाता है कि वो भाषा के माध्यम से कलात्मक रूप दे करके उसको निखारते थे, क्योंकि यहाँ के जो अधिकांश कवि थे वो दरबारी थे
और दरबारी कवि होने के साथ साथ उनको अपने सामंत की खातिर, अपने राजा की खातिर कैसे शब्दों का प्रयोग करना है और किस तरह से करना है, ठीक है। तो वो उसका जो व्यवस्थित रूप है वो उसके हिसाब से था। तो यहाँ भी वो कहते हैं कि भाषा जो उनकी थी, उस भाषा की खातिर कहते हैं कि कलात्मक रूप दे करके बिल्कुल निखारना और उसकी तुलना न की जाए, ठीक है। जैसे कि शाहजहां ने एक कह सकते हैं कि कष्टकारी कार्य किया, जिस तरह से उन्होंने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि उसके बराबर कोई दूसरा जो ताजमहल है वो उसका निर्माण न हो सके। तो कुछ ऐसा ही भाव ये देखने को मिला कि ऐसा निखारा जाए कि उसके बराबर है, उसके समकक्ष कोई दूसरा है वो उसकी बराबरी ना कर सके। आगे वो कहते हैं कि मुक्त काव्य की जो प्रधानता है रही इसके अंदर, और क्योंकि स्वतंत्र भाव से रची जाने वाली जो रचना है वो रीतिकाल में देखने को मिली। इस काल का अधिकांश काव्य मुक्तक शैली में ही लिखा गया। अब बताया जाता है कि इस काल के अंदर क्योंकि अपने राजा को उनके गुणशील स्वभाव की प्रशंसा करने के लिए, उनके शौर्य पराक्रम साहस की प्रशंसा करने के लिए, या उनकी कह सकते हैं कि शैली या उनकी वेशभूषा को बड़े ही सुंदर ढंग से दिखाने के लिए स्वतंत्र भाव से जैसे उनके मन में विचार आए उसके हिसाब से और राजा को प्रसन्न कर सकें, तो ऐसे भाव से वो लोग क्या है कि इस तरह से मुक्तक शैली के अंदर काव्य की रचना करते थे। इसके लिए भी वो कहते हैं कि इसके भी दो कारण बताए। अब इसके दो कारण क्या है कि दरबारों में समय समय पर चमत्कृत रचना सुनने का आग्रह, अर्थात राजा स्वयं ही कहने का मतलब इस तरह के अपने जो युद्ध कौशल कह सकते हैं, अपना प्रेम प्रसंग कह सकते हैं, अपना ऐसा कोई कार्यकाल कह सकते हैं, ठीक है, जिसकी वो सराहना खुद अपने कानों से सुनना चाहता था, ठीक है। अब मेरे साफ साफ पंक्ति में लिखा है, दरबारों में समय समय पर चमत्कृत रचना सुनने का आग्रह, आग्रह अर्थात वो स्वयं ऐसा चाहते थे, ठीक है, ना कि उनसे कोई निवेदन किया जाता था। इस तरह का जो बात है वो रखी गई। उसके बाद वो कहते हैं कि लक्षण ग्रंथों के नियमों के अनुसार काव्य रचना, और जिस तरह से काव्य शास्त्र के अंदर लक्षण ग्रंथ है, उन लक्षण ग्रंथों के हिसाब, उस नियमावली के हिसाब से और उन नियमों का करते हुए उसके साथ साथ उनके अनुसार काव्य रचना करनी। अब वो कहते हैं कि इसके साथ साथ यहाँ के जो राजा थे, रीतिकाल है, रीतिकाल के राजाओं की खातिर मैंने आपको पहले ही बताया कि एक तरह से विलासी प्रवृत्ति के कवि, माफ करना, विलासी प्रवृत्ति के जो राजा और सामंत, और उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि साथ ही इन विलासी राजाओं के पास है अपने शान शौकत में रहा करते थे, ठीक है, खाना पीना और अपने अनुसार जीवन यापन करना इनका एक विशेष काम था। तो इनके पास अवकाश ही नहीं होता था, समय ही नहीं था कि वो क्या है कि इन प्रबंध काव्य रचनाओं को सुन सकें, ठीक है, उसका आनंद ले सकें कि कोई किसी चीज, कोई पंक्ति, कोई काव्य, और उसको क्रमबद्ध तरीके से हम लोग उसको सुनाए जाए, कि किसी पाठ का विवेचन किया जाए, ठीक है, किसी कविता का विवेचन किया जाए और उसको वो क्या है कि एकाग्र होकर के और क्रमबद्ध तरीके से कोई सुना जाए। तो ऐसा तो उनकी खातिर कहा जाता है कि संभव ही नहीं था, क्योंकि वो कहते थे कि साथ ही इन विलासी राजाओं को अवकाश ही नहीं था कि प्रबंध काव्य का आनंद ले सके, क्योंकि मुक्त काव्य उनकी अभिव्यक्ति का सीधा और सरल माध्यम बन गए थे। अब बताया जाता है कि मुक्त काव्य के अंदर सीधी सीधी जो पंक्तियों के अंदर उनकी प्रशंसा होती रहे, उनकी प्रशंसा को, अपने स्वयं की प्रशंसा को सुनते रहे और उसी में उनका आनंद है वो लेते रहे। तो इनकी खातिर बताया कि प्रबंध काव्य के लिए तो उनके पास समय ही नहीं था। फिर आती है इनकी कला पक्ष की प्रधानता के पश्चात है प्रकृति चित्रण। तो प्रकृति चित्रण की जो प्रवृत्ति है या प्रकृति चित्रण है, प्रकृति, कोई भी साहित्य, कोई भी रचना बिना प्रकृति के, बिना कल्पना के संभव ही नहीं है, ठीक है। और रीतिकाल में तो विशेष करके, क्योंकि रीतिकाल में प्रकृति चित्रण को देखें तो प्रकृति के जो तीन रूप हैं, उद्दीपन, आलंबन और अलंकरण, अलंकृत, ठीक है। तो इन तीनों रूपों के बिना तो इसका जो वर्णन है वो संभव ही नहीं है। तो उसके खातिर वो कहते हैं कि प्रकृति चित्रण की प्रवृत्ति इस युग में प्रकृति का वर्णन पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है, क्योंकि उसी के सहारे, कल्पना का सहारा लेकर के उनका वर्णन किया करते थे, जिसके अंदर बताया गया है कि इन प्रकृति वर्णन के अंदर ऋतु वर्णन वैसे तो 3 ऋतु हैं, लेकिन यहाँ 6 ऋतु वर्णन का जिक्र करते हैं। तो यहाँ 6 ऋतुओं को लेकर के
उसके साथ साथ 12 मासा अर्थात 12 महीनों का वर्णन, उसके साथ साथ अष्ट आयाम जो अनेक ग्रंथ थे, उन ग्रंथ रचना अष्ट आयाम जो थे उनकी ग्रंथों की जो रचना है वो इसमें की गई। उसके साथ साथ जिस तरह से बताया गया कि प्रकृति चित्रण में इसमें इनका उद्दीपनात्मक रूप है वो अधिक देखने को मिला, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे हम लोग पढ़ ही रहे थे कि ऋतु वर्णन है, जो कह सकते हैं कि सर्दी गर्मी बरसात तो है ही, उसके साथ बसंत हेमंत और शिशिर तीनों जो छह जो ऋतुएं हैं उन छह ऋतुओं का जो वर्णन है वो देखने को मिला। 12 मासा अर्थात 12 महीनों का वर्णन देखने को मिला। अष्टयाम जो शैली थी उस शैली के अंदर अनेक प्रकार के जो ग्रंथ है उनकी रचना देखने को मिले। उसके साथ साथ भोगविलासी युग है, अलंकृत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य कर रहे हैं। तो नायक नायिकाओं के प्रेम को उद्दीपित करने वाले अनेक चित्र मिलते हैं। अब किसी जैसे कभी नटत है, खिजत है, रिझत है, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में भी। कहने का मतलब उस नायिका के जो भाव हैं उन भावों को भी उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। नक्श का वर्णन देखने को मिला, नायिका का जो रूप सौंदर्य है, ठीक है, नायिका के जो 16 श्रृंगार हैं उन 16 श्रृंगारों का भाव देखने को मिला। उसके बाद उनके उद्दीपन रूप के अनेक चित्र देखने को मिलते हैं। साथ ही कहीं कहीं प्रबंध काव्य का आलम्बनात्मक प्रकृति चित्रण भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ये जो बताया गया कि प्रवृत्तियों के अंदर अलंकारों की प्रधानता, प्रधानता के पश्चात प्रकृति चित्रण की जो प्रवृत्ति है वो देखने को मिली। अब अगला जो बिंदु है उस बिल्कुल इनसे हट करके, अभी तो श्रृंगार, अलंकार, काव्य उन सब को लेकर के वर्णन था और विशेष करके श्रृंगार रस को लेकर के। अब जो आगे वाला बिंदु है वो बिंदु बताता है कि इसमें वीर रसात्मक काव्य सर्जन भी हुआ है। एक जैसा मैंने आपको बताया था ना भूषण जी, ठीक है, तो उन्होंने क्या है कि अपनी रीतिकाल के अंदर और जो आदिकाल रीतिकाल के अंदर जो वीर रसात्मक जो कविताएं हैं, वीर रस का जो वर्णन है वो उन्होंने किया। उसमें शिवाजी महाराज और छत्रसाल जो बुंदेला नरेश हैं उनकी वीरता को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। अपने आप में एक प्रबंध काव्य है। और जो शिवा भावनी और हिम्मत बहादुर शब्दावली है, उसमें इस तरह के जो भाव हैं वो हमें देखने को मिले। तो ये जो रीतिकाल के अंदर वीर रस और अपना एक अलग ही स्थान रखते हैं। जैसे अभी गुणों का जिक्र कर रहे थे ना हम लोग, ठीक है, तो यहाँ जो बताया कि इस युग के अंदर प्रधान गुण रहा, तो इसी तरह से इसमें भी जो गुण है, ठीक है, जैसे साहित्य में देखा जाए तो 3 गुण है, ओज, माधुर्य और प्रसाद, ठीक है। तो यहाँ वीर रस का जिक्र कर रहे हैं, तो वीर रस का जिक्र करने के साथ साथ उन रचनाओं में ओज गुण अर्थात एक ओजस्वी शैली के अंदर और जिस तरह से अपनी कविता के माध्यम से और एक निरर्थक और एक मतलब स्थिर से शरीर के अंदर स्फूर्ति का जोश भरने का जो कार्य कर दे, ऐसा ऐसे भाव की जो कविता, ऐसे भाव की जो रचना है वो भूषण जी ने अपनी रचनाओं में की। क्योंकि जब हमारे शिरोमणि श्री महाराणा प्रताप जी के बारे में, महाराणा प्रताप जी की जो कविता पढ़ते हैं, दिनकर जी की कविता है, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ